जी हाँ, असम में कौन आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल के बाद अगर कोई स्टेट है जो असम है, जहां बीजेपी की साख दांव पर है। असम में सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस ने इस बार एआईयूडीएफ और सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई, एमएल और साथ ही आंचलिक गण मोर्चा और हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़ने वाली बीपीएफ से गठबंधन किया है। वहीं बीजेपी का असम गण परिषद और साथ ही यूपीवीएल के साथ गठबंधन है और कांग्रेस इस चुनाव में मुख्य रूप से सीए का मुद्दा उठा रही है, जबकि बीजेपी का जोर विकास पर है। बीजेपी ने हिंसा मुक्त, घुसपैठ मुक्त, बाढ़ मुक्त असम बनाने का वादा किया है और असम के चुनाव में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं की नजर है और प्रचार में सभी जुटे भी हुए हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में सवाल यह है कि इस राज्य में दोबारा सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी पूरे पूर्वोत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी। क्या पहले की तरह बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति को कामयाबी मिलेगी? 2001 से 2016 तक असम में सत्ता में कांग्रेस बीजेपी से असम वापस ले पाएगी? करेंगे विश्लेषण, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। असम में कौन आगे? पश्चिम बंगाल के बाद असम एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की साख दांव पर है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जी जान से जुटी है और वहीं कांग्रेस गठबंधन कड़ी चुनौती दे रहा है। इस चुनाव में जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा उठा है, उसने केंद्र और असम दोनों में सत्तारूढ़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम विधानसभा चुनाव की लड़ाई मुख्य तौर पर बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में बने महागठबंधन के बीच है। कांग्रेस ने इस बार एआईयूडीएफ, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई, एमएल, आंचलिक गण मोर्चा के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाया है। हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़कर बीपीएफ भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनी है। 2016 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीटें मिली थी, कांग्रेस 26, असम गण परिषद को 14, एआईयूडीएफ को 13 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली थी, जबकि निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। बीजेपी ने 12 सीटें जीतने वाले बीपीएफ और 14 सीट जीतने वाले एजीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने इस बार एजीपी और यूपीएल के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने इस बार के असम चुनाव में सीए को बड़ा मुद्दा बनाया है और इसकी वजह यह है कि असम में दिसंबर 2019 में इस कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जान भी चली गई थी। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी ताकत से भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वो राज्य की सत्ता में आई तो सीए को अमान्य करने के लिए नया कानून बनाएगी और इतना ही नहीं, गुवाहाटी में सीए विरोधी आंदोलन की याद में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। वहीं बीजेपी इस चुनाव में सीए पर कुछ भी खुलकर बोलने से बचती दिख रही है। बीजेपी असम के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास से जुड़े काम को हाईलाइट करने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी ने हिंसा मुक्त, घूसपैठ मुक्त, बाढ़ मुक्त असम बनाने का वादा किया है। बीजेपी असम में द ट्राइब कम्युनिटी को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। राज्य की 126 सीटों में से करीब 40 सीटों पर इस कम्युनिटी की आबादी निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा यूआईडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल 14 सीटों में से बीजेपी की 7 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, यूआईडीएफ 3 सीटें और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। असम में बीजेपी हर हाल में सत्ता बचाना चाहती है और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, नड्डा समेत तमाम नेता यहाँ लोगों को लुभाने में जुटे हैं और वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पूरा जोर लगाए हुए हैं। देखना होगा कि असम की सत्ता किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, असम की सत्ता के लिए पूरी तरीके से जोर आजमाइश है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर तीसरा मोर्चा हो, सभी जुटे हुए हैं कि इस बार असम की सत्ता पर काबिज हुआ जाए ताकि आगे की रणनीति बन सके। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर लगभग कई सालों तक 2001 से लेकर 2015 तक राज किया। 2016 में चुनाव हुए और सत्ता बीजेपी ने छीन ली। और वैसे में सवाल ये उठता है कि 2021 के इस विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो किसके हाथ में बाजी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो सर्वे अभी तक सामने आए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? कहीं ऐसा तो नहीं सर्वे और जमीनी हकीकत दोनों अलग अलग निकलकर सामने आएगी? मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रमोद स्वामी हैं, जो कि प्रवक्ता है असम से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही चंपक कटालिया हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एआईयूडीएफ के। सबसे पहले एक बात बताइए प्रमोद स्वामी जी, मुद्दे इस बार विपक्ष के पास कम नहीं है, चाहे फिर आप सीए देख लीजिए या फिर असम या गैर असमी मुद्दे देख लीजिए। दूसरी, महंगाई का मुद्दा तो बाकायदा परोस कर दिया गया है। तो ऐसे में कैसे बचाइएगा नैया? भले ही 2016 में पूरी तरीके से एनडीए के हाथ में आई सत्ता, लेकिन 2021 में क्या राह आसान दिख रही है? हाँ, देखिए, मुद्दे आपने बताए बिल्कुल सही है। मुद्दे काफी हैं और हमारे जो माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे कि 60 सालों में आसाम में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे और हमारे 5 साल के शासन काल में 9 मेडिकल कॉलेज और एम्स। तो ये है मुद्दा। आज जो जीएसडीपी उनके समय में 2014 में 14-15 में 1,83,798 करोड़ थी, जो 2020-21 में अनुमानित है 4 लाख करोड़ के ऊपर। हाँ। और 2019-20 में जो जीएसडीपी है 3,51,317। पर कैपिटा इनकम जो थी वो उनके समय में 66,330 थी 2016-17 में, और आप जो बढ़ के 90,692 करोड़ रुपए हो चुकी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हुआ है कि 19,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रस्तों के निर्माण के लिए पहले से ही इससे काम चल रहा था। और माननीय वित्त मंत्री ने इसी बजट में 34,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं। तो ये जो विकास का मुद्दा है, इसको लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं। दूसरी, आपने का की बात कही, तो का आंदोलन के बाद में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 7 सीटें मिली थी और 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान हमें 9 सीटें मिली। उसके बाद में पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी हमने सफलता हासिल की। उसके बाद में ऑटोनॉमी काउंसिल के चुनाव हुए, उसमें भी हमने सफलता हासिल की। अब का में क्या है? भारत का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पे हुआ था और उन लोगों ने जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, उन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया। अब गांधी जी ने भी कहा था, और 1955 का जो एक्ट है, नेहरू लियाकत ट्रीटी जो है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया कि पाकिस्तान और जो आज का बांग्लादेश है वो एक समय पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अगर हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन के ऊपर अगर धार्मिक अत्याचार होता है और वो भारत वर्ष में आते हैं और 6 वर्ष के बाद में अगर नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। और 31 दिसंबर 2014 के बाद आएंगे, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस ये चाहती थी कि इसमें मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जाए। अगर वो हम उसमें मुस्लिमों को शामिल कर लेते तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों इस्लामिक राष्ट्र है, तो इस्लामिक राष्ट्र में धर्म के आधार पर मुस्लिमों से कैसे भेदभाव? नहीं, वो तो ठीक है। तो ये सीए की जो सारी डेफिनेशन है, जो सारे नियम कायदे हैं, वो बिल्कुल उससे जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको आप समझा कैसे पाएंगे, उनको ये बता कैसे पाएंगे? चंपक जी, एक बात बताइए, देखिए बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। उसे पता है कि 2021 में जो सत्ता आनी है वो बीजेपी के हाथ में आनी है। सर्वे जो अभी तक सामने आए हैं वो अलग अलग चैनल्स के, वो भी एनडीए के पक्ष में ही आए हैं। तो ऐसे में 126 में से 64 का जो आंकड़ा है बहुमत के लिए, कैसे पार पाइएगा उससे? चंपक जी,
चलिए, यहाँ पर आपकी आवाज आने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से खासतौर पे बीजेपी ने पहले भी कहा था, विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखी तौर पर ऐलान हुई है, लेकिन उससे पहले भी खासतौर पे बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया था कि देखिए, कांग्रेस से ज्यादा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अजमल है हमारे लिए। तो ऐसे में ये जो चुनौती है, क्या उसे सही मायनों में चुनौती मानी जाए? एक तरफ आप ये कहते हैं कि एनडीए सरकार में विकास हुआ है असम में, उधर दूसरी तरफ से बयान सामने आता है कि कांग्रेस नहीं, अजमल हमारे लिए चुनौती है। देखिए, हमारे लिए 3 मुद्दे हैं। हाँ। सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति और संस्कार। सभ्यता, संस्कृति और संस्कार। तो आज जो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, उसके ऊपर में कुछ खतरा उत्पन्न हुआ है। आज कांग्रेस के एक विधायक है शर्मानी अली साहब, वो जो हमारा सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, वहाँ वो मियाँ की बात करते हैं। जहाँ हमारे गुरुजन का जन्म स्थान है बटरदुआ, वहाँ की 70 की माटी पर इन लोगों ने कब्जा किया है घुसपैठियों ने। जो हमारा वनांचल की भूमि है काजीरंगा में, उस पे घुसपैठियों ने कब्जा किया है। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा। एक समय में जो कांग्रेस के 15 साल मुख्यमंत्री रहे थे स्वर्गीय तरुण गोगोई साहब, उन्होंने भी कहा था हुई बदरुद्दीन, और जब तक वो जीवित रहे उन्होंने बदरुद्दीन साहब से समझौता नहीं किया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन साहब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। और आपको पता है कि जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स है, उनसे इनके एनजीओ को फंडिंग भी होती है, उसकी भी एनआई की जांच भी चल रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। और तो हमें ऐसा लगता है कि आसाम की सभ्यता और संस्कृति को बदरुद्दीन साहब की विचारधारा से खतरा है। तो हम इस मुद्दे को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, और जनता इस पे जो जनादेश देगी वो आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चंपक जी, उम्मीद है कि अब आपको हमारी आवाज में मिल रही होगी। सवाल यहाँ पर यही है कि 126 सीटें असम में, बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। तो ऐसे में क्या पूरी तरीके से तैयार हैं? कैसे पार पाइएगा 64 सीटों से? कैसे हासिल कीजिएगा बहुमत? रणनीति क्या है? आवाज आ रही है? जी, आवाज बिल्कुल आपकी साफ मिल रही है। बिल्कुल आवाज साफ मिल रही है आपकी। चंपक जी, बात पूरी कीजिए। आसाम में बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आसाम 70,000 करोड़ रुपए का ऋण में है। और आसाम में जो अभी शिक्षा का, चिकित्सा का जितना भी पैरामीटर्स है सब डाउन है, इकोनॉमी डाउन है। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि इनके पास प्रो इनकम्बेंसी है और ये सरकार में आएंगे, तो मुझे ये कहना है, दोजख का इंतजाम में रात दिन दावा ये करता है कि जन्नत में जाएगा। कुछ सैनिक का भीड़ में भूल क्यों गया, पहले मरेगा फिर जन्नत में जाएगा। अभी इनको हिम्मत नहीं हुई कि अपना चित्त का कैंडिडेट अपना खड़ा करे। इसीलिए बीजेपी का खस्ता हाल है। इसीलिए इन्होंने अभी कम्युनल पोलराइजेशन करने शुरू कर दिया। और अभी ये जो बोला CAA, अगर CAA इतना अच्छा कानून है तो CAA के नाम लेके अब तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा जी, हिमंत बिस्वा किसी ने भी वोट नहीं मांगा। अगर CAA इतना अच्छा कानून है तो आपको वोट मांगना चाहिए था। आप मान लीजिए, मान के चलिए, असम में बीजेपी 40 से नीचे आएगी। इनकी सत्ता यहाँ से जाने वाली है और ये इनको पता चल गया। इसीलिए ये गलत वीडियो एडिट करके अभी ये जो वीडियो के फंड आता है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये ट्विटर और फेसबुक इनका अकाउंट ब्लॉक किया है, बैक किया है और ये लोगों को गुमराह करना चाहता है धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, इमारत के नाम पे। इसीलिए आसाम के जनता अभी पूरी तरह से बीजेपी को परख किया है और बीजेपी का सत्ता जाना अगर तय है और महागठबंधन को सत्ता आना भी तय है। ठीक है, तो यानी कि आप सर्वे को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीए के मुद्दे को लेकर असम की जनता अपना फैसला सुनाएगी। हाँ, अभी शुरुआत में सर्वे आया है 67-56। हाँ, ये तो शुरुआती ओपिनियन पोल। अभी 25 दिन का क्षेत्र बाकी है। अभी 25 दिन में आप देखिएगा ये बढ़ के हम लोग का हो जाएगा 72-76, इनका 67 आ जाएगा दिनों पर। नहीं, लेकिन ऐसे में क्या सत्ता पक्ष को कोसने के अलावा भी कोई एजेंडा है क्या विपक्ष के पास? वहां पर अगर एक तरफ देखा जाए तो थर्ड फ्रंट भी है, वो भी लगातार एक्टिव है। हम लोग का
महागठबंधन ने 5 गारंटी दे दिया है। हाँ। इसके साथ भी हम लोग का और एक गारंटी है, आसाम रजिस्ट्रेशन का जितना भी गाड़ी होगा, हाँ। इनको हम फुल टैक्स से एग्जाम्प्टेड कर देंगे। और पहली सरकार आते ही जो 9 दशक से चला हुआ मदरसा एक्ट इन्होंने रिपील किया, मदरसा बंद कर दिया, इनको हम फिर से बहाल करेंगे। और आसाम में बेरोजगारी का समस्या समाधान करने के लिए हम लोग 5 लाख लोगों को, बेरोजगारियों को संस्थापन का व्यवस्था करेंगे। टी गार्डन के लिए हम लोग का गारंटी है, हम लोग का गृहिणियों के लिए है, हम लोग का बाढ़ के लिए है। ये सब हम लोग का पॉजिटिव कैंपेन चलेगा। हम लोग उनके फील्ड में जाके लड़ने वाले नहीं है। बीजेपी को हम लोग मुद्दे पे आने के लिए, अपना फील्ड पे खेलने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। ठीक है, एक बात बताइए प्रमोद जी, क्या यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जो कि लगभग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, असम की जनता के बीच में है, लगातार असम की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि उनकी दलीलें सामने आती है, जो कि उनके बयान सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी असम में चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मोदी शाह की जोड़ी लगातार काम कर रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखा जाए तो बाकायदा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका नाम शामिल है। सवाल ये उठता है, क्या अभी भी सर्बानंद सोनोवाल का जो चेहरा है उसको आगे रख के काम नहीं किया जा रहा है? मोदी जी का चेहरा वहां पे काम करते हैं, स्टार प्रचारकों के लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ जाता है, तो ऐसे में क्या यूपी का फॉर्मूला आजमाया जा रहा है क्या असम में भी? के माध्यम से भारत वर्ष की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने कहा मदरसे की बात, तो हमने जो मदरसे हमने बंद नहीं किए हैं, हमने सिर्फ ये कहा है कि जो सरकारी अनुदान से जो मदरसे चलते थे उनको सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा और उनको सेवा के तहत, बोर्ड के तहत लेकर के हम आ गए हैं। वहाँ किसी की नौकरी नहीं जाएगी, कोई ये नहीं होगा, लेकिन वो जो सरकारी अनुदान से जो मदरसे चलते थे उनको सरकारी अनुदान हमने बंद कर दिया है। प्राइवेट अगर कोई मदरसा चलता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकारी अनुदान से आप शिक्षा नहीं दे सकते। अगर सरकारी अनुदान से आप धर्म की और कुरान की अगर शिक्षा देने लगेंगे तो फिर आपको तो बाइबल और गीता की भी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ये वैचारिक एक सोच है और इस सोच को हम लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है ये पंथनिरपेक्ष देश है। पंथनिरपेक्ष देश में सरकारी अनुदान से आप मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरी नंबर बात, इन्होंने रोजगार की बात कही, तो आज मुद्रा योजना के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्टार्टअप के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है और करीब 21,000 MSP जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है और 105 लाख इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो आसाम में सेटअप की गई है। तीसरी बात आपने उठाई कि जो स्टार कंपेनर के बारे में, तो हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कम से कम 45 दौरे किए, चुनाव की बात नहीं है, और आसाम में उनके करीब 34 या 35 दौरे हुए हैं। तो पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो आसाम से जो सांसद भी थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने 8,000 करोड़ रुपया ऑयल रोटी का जो बकाया था वो आसाम को नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद 2014 में आसाम को जो 8,000 करोड़ रुपया ऑयल रोटी का मिलना था वो आसाम को घुरा के वापस दिया और रिलीज कर दिया। तो ये है सोच, उनकी सोच की लुक इस पॉलिसी, वो सिर्फ देखते रह गए और मोदी जी एक्ट और एक्ट इस पॉलिसी के तहत उन्होंने ये डेवलपमेंट के सारे काम किए। तीसरी बात आपने प्रचार की कही, तो अब निश्चित तौर पर मोदी जी आज सिर्फ भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। तो वो जब प्रचार करेंगे, अमित शाह जी प्रचार करेंगे, जेपी नड्डा जी प्रचार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन आसाम में हमारे पास में सर्बानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के रूप में एक बेहतरीन जोड़ी है। और आज जब डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा पद यात्रा पे निकलते हैं, जब साइकिल रैली पे निकलते हैं, तो आप अपने टीवी चैनल्स के लोगों को भेजिए किस तरह यहाँ में आसाम में जो जन समर्थन उनको मिलता है वो देखने लायक है। लोगों का जन समूह उमड़ पड़ता है। तो हमारे पास एक टीम है, केंद्र में भी एक टीम है और आसाम में भी एक टीम है। इस टीम के विपरीत में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके पास में टीम नहीं है, केंद्र में राहुल जी है, तो वो लोग भी उतारे, उनको कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो ये एक राजनीति में हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी बातें रखने का। ठीक है, बातें रख रही है।
ठीक है। चंपक जी, एक बात बताइए कि जैसे पहले भी कोशिशें की जा रही थी कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का और कांग्रेस का बाकायदा एक गठजोड़ हो जाए, और अब कहीं ना कहीं वो भी जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है, लेकिन ऐसे में अजमल साहब अपनी बात बेबाक तरीके से रखने वाले लोगों में से हैं, और खासतौर पे असम में अपना एक उनका वोट बैंक भी है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस के साथ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लक्ष्मण रेखा अब उनके लिए खींच दी जाएगी और पार्टी की पूरी तरीके से लगाम अब कांग्रेस के हाथ, जहां पर अगर देखा जाए तो खुद चुनौतियों की कमी नहीं है? नहीं, अभी देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी प्रमोद स्वामी जी ने बोला हाँ। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 बार असम का दौरा किया, 45 बार असम का दौरा किया, इसीलिए अभी आपका असम का बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। असम में जो प्राइस हाइक है, तो आपका द्रव्य मूल्य का जो दाम है इतना ज्यादा है, लोग परेशान है। और जहाँ तक लक्ष्मण रेखा वाली बात है, हम लोग राजनीति में कभी भी लक्ष्मण रेखा पहले भी पार नहीं किया, आगे भी पार नहीं करेंगे, क्योंकि एआईयूडीएफ एक सेकुलर वैल्यूज को मान के राजनीति में भाईचारा फ्रेटर्निटी को लेके हिंदुस्तान को, असम को, सबको एक साथ लेके एक बड़ा असम, मजबूत असम बनाने का सपना रखते हैं, और इसी को आगे लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का महागठबंधन स्मूथली और इमोशनली, पॉलिटिकली, सोशियली बॉन्डिंग है, इसीलिए बीजेपी का पांव उखड़ रहा है, इसीलिए बीजेपी अनाप शनाप बोल रहा है और चिंतित हो रहा है। और उनको लास्ट टाइम मुख्यमंत्री का नाम घोषणा करके चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार इनका सरकार इतना फिसलती साबित हुई, मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए उन लोग का साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम ऐलान भी नहीं किया। लेकिन जिस नाव में आप सवार हुए हैं वो नाव तो खुद अगर देखा जाए तो दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ G23 वहां पर बाकायदा एक तरह से देखा जाए तो वो विरोध में है, यहाँ फिर राहुल गांधी की जो शख्सियत है वो भी सवालों के घेरे में है कि भाई इन 5 राज्यों में जब चुनाव होगा, जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, कांग्रेस कम से कम परफॉर्मेंस अच्छी करे, तब उसके बाद कहीं जाकर एक सीट कंफर्म होती है, तब कहीं जाकर लोगों का रुख है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो रुख है वो राहुल गांधी के लिए बिल्कुल साफ होगा। तो जिस नाव में आप सवार हुए हैं उस नाव पर कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना साथ देगी असम विधानसभा चुनाव में ये नाव आपकी? नहीं, हम लोग अभी एक बहुत मजबूत जहाज में सवार है। ये जहाज वही जहाज जिसे 2016 में सरकार ने बिल्कुल देखा जाए तो जनता ने बिल्कुल नागवार कर दिया था कि नहीं, ये सरकार अब नहीं चाहिए। आसाम की जनता को बीजेपी की मार की सागर की उस पार किनारा सही सलामत से जरूर लगाएगी। तो क्या विकल्प नहीं बचे थे क्या चंपक साहब, विकल्प नहीं बचे थे क्या? यही तो विकल्प है। हाँ। यही तो विकल्प है। इतना दिन हम लोगों ने मजबूत और प्रासंगिक रिलेवेंट विकल्प नहीं दिया था, और इस बार एक मजबूत और रिलेवेंट विकल्प हम लोगों ने असम को दिया है। इसीलिए नीचे बहुत फील गुड फैक्टर है, और अभी लोगों का ये विश्वास हो गया कि बीजेपी को हरा जा सकता है। ये एक मजबूत विकल्प बीजेपी को इस बार हराने जा रहा है। चलिए, आप दावे चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन सर्वे का जो रुख है वो किस और तरफ है, एनडीए की तरफ है। हालांकि आप भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि मजबूत जहाज में सवार है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में जब नतीजे सामने आएंगे 2 मई को, तो उसके बाद ही साफ होगा कि कितना मजबूत है आपका जहाज। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, चंपक जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो असम विधानसभा चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पे तब जब सीए को लेकर जिक्र शुरू हुआ, क्योंकि उस दौरान असम में दंगा जो शुरू हुआ था वो असम से ही शुरू हुआ था। तो ऐसे में मुद्दे कई हैं इस बार असम की जनता के पास, लेकिन ये देखना है कि उन मुद्दों को लेकर असम की जनता किसको सत्ता पर लाती है, किसको सत्ता देती है। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप एपीएन के साथ जुड़े रहिए।